इंसान अगर अपने हाल से मुतमईन ना हो तो माजी की खुशगवार यादें उसे सुकून से जीने नहीं देती। कासिम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। मेहरू से शादी करना उसका ख्वाब था, लेकिन फिर सुरैया दुल्हन बनकर उसकी जिंदगी में आ धमकी। सुरैया कासिम की खालाजाद ही नहीं, बचपन की मंगेतर भी थी, मगर कासिम ने कभी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया था। वो तो मेहरू का दीवाना था। मेहरू गांव के बड़े जिम्मेदार मलिक फयाज की भतीजी थी। कासिम की उससे मुलाकात 1 साल पहले अपने ही गांव में मलिक फयाज के बेटे की शादी में हुई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, मगर कुछ अरसे बाद ही जब कासिम के वालिद का एक हादसे में इंतकाल हो गया तो मां ने उसकी शादी अपनी यतीम भांजी सुरैया से करने का फैसला कर लिया। कासिम को ये रिश्ता किसी सूरत कबूल नहीं था। उसने अपनी मां को मेहरू के बारे में सब कुछ बताकर सुरैया से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने मां के रजामंद ना होने पर खुदकुशी और घर छोड़ जाने की भी धमकी दी, मगर मां ने अपना फैसला कतई ना बदला। उसकी एक वजह यह भी थी कि मेहरू के वालिदैन शहर में रहते थे और बहुत अमीर लोग थे, जबकि कासिम का ताल्लुक एक मतवसत घराने से था। यही वजह थी कि उसकी मां ये रिश्ता मांगकर इनकार सुनने और अपनी तजलील करवाने के हक में बिल्कुल नहीं थी। चुनाचे कासिम को हथियार डालकर मां की जिद के सामने सर झुकाना पड़ा। लेकिन शादी के बाद कासिम ने मेहरू से यूं नाता तोड़ लिया जैसे उसे जानता ही ना हो। मलिक फयाज का बेटा, जो कि कासिम का गहरा दोस्त था और उसकी मेहरू से मोहब्बत से आगाह भी था, उसने कासिम को बता दिया कि मेहरू को उसकी शादी के बारे में मालूम हो चुका है और चाहती है कि अब कासिम उससे कभी राब्ता ना करे और अपनी बीवी के साथ खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजारे। दिन गुजरते रहे। कासिम का दिल अब गांव और अपनी बीवी सुरैया से पूरी तरह उचाट हो गया था। लिहाजा उसने शहर जाकर एक प्राइवेट दफ्तर में मुलाजमत कर ली। अब वो महीने में सिर्फ 1 मर्तबा गांव आता था। सुरैया अपनी सास के साथ गांव में ही रहती थी। वो कबूल सूरत मगर बहुत ही शाकिर औरत थी। वो कासिम की मेहरू से मोहब्बत का राज भी जानती थी, मगर कभी उसे ताना नहीं दिया था। कासिम जब भी शहर से वापस लौटता तो सुरैया उसकी बहुत खिदमत करती, मगर कासिम ने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी। इसी तरह 3 बरस गुजर गए और फिर एक रोज कासिम की माँ भी उन्हें अलविदा कहकर दूसरे जहां चली गई। अब सुरैया को अपने साथ शहर ले जाना कासिम की मजबूरी थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि शहर में कोई ढंग का मकान ले सके। जब वो मकान तलाश करते करते थक गया तो एक रोज उसके दफ्तरी साथी ने उसे अपने आबाई मकान में रहने की पेशकश कर दी और कहने लगा, देखो यार, मेरा ताल्लुक किसी नवाब फैमिली से हरगिज नहीं है। बस वालिद ने अच्छे वक्तों में 2 मकान बनाए थे। एक में मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, जबकि दूसरा बरसों से खाली पड़ा है। वो घर मेरे वालिद को वरासत में मिला था। अगर तुम्हें कोई मकान नहीं मिल रहा तो उसी में बसेरा कर लो। जो कराया दो के दोस्ती यारी समझकर कबूल कर लूंगा। ये सुनते ही कासिम की तो बाछें खिल गईं और वो बेताबी से बोला, इन हालात में इससे बड़ी मेहरबानी और क्या हो सकती है मेरे दोस्त। मगर वो मकान है किस जगह? बहुत दूर तो नहीं है, मगर कुछ देहाती माहौल है वहाँ का। मकान खुला और हवादार है, मगर बिजली की सहूलत फिल वक्त मुयस्सर नहीं है वहाँ। दरअसल बिजली का मीटर मैंने खुद ही उतरवा दिया था। तनख्वाहदार आदमी हूँ, कहाँ 2 बिल अदा करूँ। हाँ, तुम वहाँ रहना शुरू कर दो तो मैं मीटर दोबारा लगवा दूंगा। कासिम के दोस्त ने जब उसे साफ लफ्जों में बता दिया तो कासिम बोला, वो सब तो ठीक है, मगर मकान अगर ज्यादा दूर है तो मैं दफ्तर कैसे आया करूंगा। कैसी बातें करते हो कासिम मियाँ, मकान जंगल में हरगिज नहीं है, मेन रोड के बिल्कुल करीब है। हर वक्त बसें वैगनें गुजरती हैं वहां से, तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। दोस्त ने तसल्ली दी तो कासिम को जहनी सुकून मिल गया। अगले रोज वो अपने दोस्त के साथ मकान देखने पहुंच गया। वहां का माहौल वाकई देहाती था। इर्द गिर्द सरसब्ज फसलें लहलहा रही थीं। दोस्त का मकान तो आबादी से थोड़ा हटकर था, लेकिन फिर भी कासिम को 100% कबूल था। उसने फौरन ही अपने दोस्त को हाँ कर दी और ये सोचकर खुद को तसल्ली देने लगा कि सुरैया तो वैसे भी गांव में रहती है, इस माहौल में बहुत जल्द उसका दिल लग जाएगा। 2-3 दिन बाद वो सुरैया को गांव से ले आया। 2 बड़े-बड़े कमरे, बरामदा और खुला सहन। मकान सुरैया को बहुत पसंद आया, लेकिन सहन के दाएं जानिब एक छोटा सा तहखाना भी था, जिसका रास्ता एक छोटे से कमरे में खुलता था। बकौल दोस्त के ये तहखाना उसके दादा ने बनवाया था, लेकिन अब ये मुद्दत से बंद पड़ा था और सारे घर का काट कबाड़ भी उसी में ही फेंका जाता था। कमरे से बहुत ही तंगो तारीक सीढ़ियां तहखाने के अंदर जाती थीं और वहां दिन में भी खूब अंधेरा रहता था, इसलिए कोई उस तरफ जाता ही नहीं था। दोस्त ने उसे भी तहखाने और उस कमरे को नजरअंदाज कर देने की हदायत की,
यही हदायत कासिम ने सुरैया को भी कर दी थी कि उसे तहखाने की तरफ जाने की जरूरत हरगिज नहीं है। दिन एक मर्तबा फिर पंख लगाकर उड़ने लगे। कासिम का ख्याल था कि अब मेहरू उससे शदीद नफरत करने लगी होगी और बेवफा समझकर फरामोश भी कर चुकी होगी। लेकिन कासिम का यह अंदाजा उस रोज गलत साबित हुआ जब शादी के 3 साल बाद अचानक बाजार में उसका सामना मेहरू से हो गया। कासिम ने उसे देखते ही कतराकर बच निकलने की कोशिश की, मगर मेहरू खुद ही उसके करीब आ गई और अफसुर्दा लहजे में बोली, माना अब तुम किसी और के हो गए हो, पर मुझे आज भी तुमसे मोहब्बत है। मगर कासिम, तुम मेरी इस मोहब्बत का गलत मतलब ना लेना। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा अपनी बीवी के साथ खुश रहो। मेहरू के रवैये ने कासिम के जहन पर बहुत गहरा असर किया। यादों के पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए और उसे जहनी तौर पर अपनी बीवी से कोफ्त महसूस होने लगी। वो अपनी मोहब्बत में नाकामी की वजह अपनी बीवी सुरैया को ही करार दे रहा था और सोचता था कि अगर सुरैया उसकी जिंदगी में ना आती तो आज वो मेहरू के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा होता। अब वो सुरैया से मजीद खिंचा खिंचा रहने लगा था। वो दिल से दुआ करता था कि कोई मौजज़ा रोनमा हो और उसकी सुरैया से हमेशा के लिए जान छूट जाए। काफी दिन उसी उधेड़पन में गुजर गए। अब वो अक्सर मेहरू से मिलने भी लगा। मेहरू के वालिद फोत हो चुके थे और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। यही नहीं, उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। जैसे जैसे उनके दरमियान मोहब्बत बढ़ती चली जा रही थी, कासिम को अपनी बीवी से नफरत सी महसूस होने लगी थी। अब तो वो उससे निजात हासिल करने की तदबीरें भी सोचने लगा था। फिर एक रोज निहायत अजीब वाकया रोनुमा हुआ। रात गए कासिम लालटेन की रोशनी में दफ्तर का कुछ काम निपटा रहा था। सुरैया को शायद उस वक्त नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कुछ देर चहलकदमी के लिए सहन में चली गई। बाहर सहन में खूब अंधेरा था। उसे गए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक वो तेजी से हाँपती कांपती वापस लौट आई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो बहुत खौफजदा दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से अंदर दाखिल होकर कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी और बिस्तर पर गिरकर गहरे सांस लेने लगी। उसकी हालत देखकर कासिम ने चौंक कर नजरें उठाई और रूखे लहजे में पूछा, क्या बात है, इतनी रात को क्या भागम भाग लगा रखी है तुमने? वो बाहर। सुरैया से बात मुकम्मल करना मुश्किल हो रहा था। उसकी दहशत ज़दा नजरें बार बार बंद दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जैसे बाहर कोई चोर या डाकू मौजूद हो। खैरियत तो है ना? क्या था बाहर? मामले की नजाकत को समझते हुए कासिम ने नरम लहजे में पूछा। पता नहीं, पर कुछ तो देखा होगा ना तुमने? जी नहीं। फिर इतनी खौफजदा क्यों हो? बाहर मैंने एक आवाज सुनी है। मैंने कुछ देखा नहीं, बस आवाज सुनी है। किसकी आवाज थी? कोई औरत थी। सुरैया ने फिर खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। चलो मैं देखता हूँ। कासिम उठने लगा तो वो तेजी से बोली, अल्लाह के लिए बाहर ना जाएं, हमाकत की बातें मत करो। कासिम ने उसे समझाया और फिर अलमारी से अपनी टॉर्च उठाकर बाहर निकल गया। वसीओ अरीज सहन में हर तरफ अंधेरा था। कासिम ने दरवाजे के पास रुककर टॉर्च रोशन की और सहन का जायजा लेने लगा। टॉर्च की तेज रोशनी अंधेरे में इधर उधर घूम रही थी। खासी देर बाद जब उसे इत्मीनान हो गया कि सहन में कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं है, तो उसने सुरैया की तरफ मतवज्जा होकर नरमी से कहा, वहम होगा तुम्हारा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अल्लाह करे वो मेरा वहम ही हो। पर थी किस किस्म की आवाज? वो किसी औरत की आवाज थी, जैसे वो बहुत कर्ब की हालत में हो। सुरैया ने यहीं तक कहा था कि कासिम के अपने जिस्म में भी सनसनी की तेज लहर दौड़ गई और वो चौंक कर तहखाने की तरफ देखने लगा। घुप अंधेरे में किसी औरत के कहकहे की आवाज उसे भी खौफजदा कर गई थी। यूं लगा था जैसे किसी बर्तन में बहुत सारे कंकर जमा करके उन्हें जोर से हिलाया गया हो। चंद लम्हे तक कासिम वहां गुमसुम खड़ा रहा, फिर टॉर्च रोशन करके तहखाने की तरफ बढ़ा। अल्लाह के लिए आप उस तरफ ना जाएं। सुरैया ने फौरन उसका बाजू थाम लिया। घबराओ नहीं, अगर वो कोई औरत है हमें उससे खाइफ नहीं होना चाहिए। फिर भी मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस वक्त वहां ना जाएं, सुबह देखा जाएगा। कासिम ने कुछ सोचकर बीवी की बात मान ली और अंदर चला गया। अगले रोज सूरज की रोशनी में कासिम ने कमरे में दाखिल होकर तहखाने का जायजा लिया, लेकिन वहां कूड़े करकट के सिवा और कुछ नजर न आया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुख्तलिफ औकात में उस तहखाने को पुर करने की कोशिश की जाती रही हो। लिहाजा कासिम ने यह सोचकर इस वाक़े को नजरअंदाज कर दिया कि मुमकिन है ये कहकहा पागल औरत ने घर के बाहर लगाया हो। चुनाचा नाश्ता करने के बाद वो सुरैया को तसल्ली देकर दफ्तर चला गया। इस बात को अभी चंद रोज गुजरे थे कि एक रात सुरैया चीख मारकर सोते से बेदार हो गई। उसका पूरा जिस्म यूं कांप रहा था जैसे लर्जे का बुखार हो गया हो। उसकी आंखों में दहशत और चेहरे पर पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे।
वो बार बार दरवाजे की जानिब देख रही थी। सुरैया की हालत देखकर पहले कासिम ने सोचा कि उसे डांट डपट कर सुला दे, मगर फिर ख्याल आया कि कहीं इसने कोई भयानक ख्वाब देखा हो। इसीलिए उसने सिगरेट सुलगा कर नरम लहजे में पूछा, क्या फिर कोई ख्वाब देख लिया है तुमने? हाँ, मैंने फिर वही आवाज सुनी है, बहुत वाजे, बहुत करीब से, जैसे कोई मेरे बहुत करीब मौजूद हो। अब क्या कहती है वो? कुछ अजीब सा जुमला बोलती है वो। कहती है, भेंट के बदले माल लो। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे करीब ही बैठा हूँ, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी बेहतर, लेकिन एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे ये घर ठीक नहीं लगता, यकीनन इसमें आसेब का साया है। आप कोई दूसरा मकान ले लीजिए। तुम्हारा दिमाग चल गया है सुरैया? तुम अंदाजा नहीं कर सकती हो कि ये मकान मैंने कितने पापड़ बेलने के बाद हासिल किया है, और तुम मुंह बनाकर कह रही हो कि नया घर ले ले। बेहतर यही है कि अपना खौफ दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि भूत प्रेत इस घर में नहीं, तुम्हारे दिमाग में घुसे हुए हैं। कुछ भी हो, पर अब मुझे इस मकान से खौफ आने लगा है। सुरैया भी अपनी बात पर डट गई थी। तो फिर अपने खौफ को खत्म करो, और याद रखो कि मैं ये मकान हरगिज़ तब्दील नहीं करूंगा। सुरैया उस तल्ख जवाब पर खामोश हो गई और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटी। कासिम दफ्तर का कुछ काम कर रहा था। उसने जब भी कनखियों से सुरैया को देखने की कोशिश की, उसे गहरी सोच में गर्क और परेशान पाया। वो मुसलसल छत को घूरे जा रही थी। ये बात कासिम भी जानता था कि सुरैया बहुत साबिर शाकिर औरत है। उसने कभी गैर जरूरी बात नहीं की थी, और ना ही कभी भूत प्रेत का तस्करा किया था। फिर अचानक ये सब कुछ कैसे शुरू हो गया, और वो पुरअसरार आवाज किसकी है जिसने मेरी बीवी का सुकून छीन लिया है? कासिम रात भर इसी ख्याल में परेशान रहा। अगले रोज दफ्तर पहुंचकर उसने दबे लफ्जों में अपने दोस्त से इस बारे में तस्करा किया, लेकिन दोस्त ने ये सब उनका वहम करार देकर मौजू ही बदल दिया। दोस्त का ये अंदाज देखकर कासिम ने भी किसी किस्म का इसरार करना मुनासिब न समझा, क्योंकि वो खुद भी फिलहाल इस पोजीशन में नहीं था कि नया मकान तलाश करने निकल पड़ता। लेकिन उसने दिल ही दिल में फैसला जरूर कर लिया कि साथ साथ नए मकान की तलाश भी जारी रखेगा, और जैसे ही कोई मुनासिब ठिकाना मिला, अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके उसका घर खाली कर देगा। शाम को छुट्टी के बाद कासिम घर के लिए रवाना हुआ तो आंखों के सामने अब भी सुरैया का परेशान चेहरा था। उसे ये सोचकर परेशानी हो रही थी कि सुरैया सारा दिन घर में अकेली होती है। अगर वो इसी तरह खौफजदा रहने लगी तो वो एक दिन नफ्सियाती मरीजा बन जाएगी। इन्हीं सोचों में वो बस में सवार होकर अपने स्टॉप पर जा उतरा। बस स्टॉप पर एक छोटी सी परचून की दुकान भी थी। कासिम बस से उतरकर अक्सर उसी दुकान से घर के लिए सामान खरीदता था। यही वजह थी कि अब उस दुकान का मालिक, जिसे सब बाबा शरफू कहते थे, कासिम का दोस्त बन गया था। उस रोज भी कासिम ने बाबा शरफू से सिगरेट का पैकेट खरीदा और वहीं बैठकर गपशप करने लगा। बातों बातों में कासिम ने बाबा शरफू से किराए के मकान के बारे में जिक्र किया तो वो बोला, कासिम मियाँ, मैं तुम्हें किराए का मकान तो ढूंढ कर दे सकता हूँ, मगर एक बात कहूँ, जिस मकान में तुम रहते हो ना, वो इतना भी बुरा नहीं है, फिर उसे क्यों छोड़ना चाहते हो? कासिम ने संजीदगी से जवाब दिया, बस कुछ परेशानी है बाबा। क्यों, कोई खास बात है क्या? कासिम ने बाबा के पूछने पर सारा का सारा किस्सा उनको सुना दिया। बाबा शरफू ने उसकी सारी बात तवज्जो से सुनी और फिर सरगोशी के से अंदाज में बोला, मेरा मशवरा तो यही है कि मकान तब्दील करने की बजाय उस आवाज का खोज लगाने की कोशिश करो। क्या मतलब? मेरे दादा बताया करते थे कि जिस मकान में तुम रहते हो, क़याम पाकिस्तान से पहले वहाँ एक आदमी रहता था जो शैतान की पूजा करता था। उसका दावा ये होता था कि लोग अगर उसके पास आकर कोई भेंट चढ़ाएं तो वो उनको माला माल कर देगा। वहाँ पर भेंट इंसानों और जानवरों की होती थी। जो भेंट चढ़ा देता था तो फिर वो सारी उम्र दौलत से खेलता था। इसीलिए मुमकिन है तुम्हारे भी दिन फिरने वाले हों और तुम्हें भी कोई बड़ा खजाना मिल जाए। बाबा शरफू ने उसे ये बात राजदारी से सुनाई तो कासिम चाहते हुए भी अपना कहकहा ना रोक सका। ये साइंस का दौर है बाबा, तुम भी कैसी जहालत की बातें करते हो? क्यों मेरी उर्बत का मजाक उड़ाते हो? मेरी बात को मजाक समझकर मत टालो कासिम मियाँ। मेरे दादा काले इल्म के भी माहिर थे। उन्होंने खुद मुझे बताया था कि शयातीन को खुश करके बहुत से फायदे हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम इससे फायदा उठाओ। बाबा शरफू ने उसकी हंसी को नजरअंदाज करते हुए कहा, मगर मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है बाबा, ये सब बेकार की बातें हैं। कासिम ने बुझते हुए सिगरेट का आखिरी कश लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उस रोज मौसम खासा गर्म था। कासिम ने रात को कमरे की बजाय सहन में सोने का प्रोग्राम बनाया और अपनी चारपाई बाहर निकाल ली। सुरैया ने उसे बहुत मना किया कि वो सहन में ना सोए, पर कासिम ने उसकी एक ना मानी, जिस पर मजबूरन सुरैया को भी बाहर सोना पड़ा।
वो बहुत खौफजदा थी मगर खामोशी से अपनी चादर तान कर लेटी हुई थी। काफी देर तक सिगरेट फूकने के बाद कासिम ने सुरैया की जानिब देखा तो वो गहरी नींद सो रही थी। उसे बार बार बाबा शरफू की बात याद आ रही थी कि उस आवाज का खोज लगाने की कोशिश करो, मुमकिन है तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाए। चुनाचे वो बिस्तर से उतरकर जमीन पे चहलकदमी करने लगा और फिर हिम्मत करके उस कमरे के करीब जा पहुंचा जिसके नीचे तहखाना था। फिर अचानक वो अपनी जगह साकित हो गया। औरत के कहकहों की आवाज आज फिर सुनाई दे रही थी। कासिम ने गौर से आवाज की सिमत का अंदाजा लगाया तो उसे यकीन आ गया कि आवाज उसी कमरे से सुनाई दे रही है। भेंट के बदले माल लो। कासिम जल्दी से कमरे के टूटे हुए दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ और अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है अंदर? भेंट के बदले माल लो। आवाज दोबारा उसके कानों से टकराई। एक लम्हे के लिए कासिम ने सोचा कि कमरे के अंदर झांक कर देखे और मालूम करे कि ये क्या इसरार है, मगर उसमें इतना हौसला नहीं था, इसीलिए वहां खड़े खड़े दिल को मजबूत करके बोला, मैं तुम्हें भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे लिए माल का इंतजाम करो। ये कहकर कासिम तेज तेज कदम उठाता हुआ वापस आया। सुरैया अभी तक बेखबर सो रही थी। कासिम कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा और फिर तेजी से अपने कमरे में दाखिल हो गया। उसने मेज पर पड़ी रद्दी में से एक कागज के टुकड़े लपेट कर तावीज की शक्ल दी और उसे एक मोमी कागज में लपेट दिया। इस काम से फारिग होकर वो वापस अपने बिस्तर पर आकर धड़कते हुए दिल से अपनी शैतानी चाल को अमली जामा पहनाने के लिए सुरैया को जगाने लगा। कौन है? सुरैया हड़बड़ा कर उठ बैठी। घबराओ नहीं, मैं हूँ। खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। कासिम ने उसे तसल्ली दी और नकली तावीज उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला, इसे ले जाकर तहखाने में फेंकाओ। ये क्या है? तावीज है। तुमने इस मकान में आसेब का खतरा महसूस किया था ना, इसीलिए मैं अल्लाह के एक नेक बंदे से ये तावीज लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा था कि इसे आधी रात के बाद तहखाने में फेंकना है, फिर भूत प्रेत कभी दोबारा तंग नहीं करेंगे। पर मुझे उधर जाते हुए डर लगता है, आप खुद जाकर तावीज डाल दीजिए ना। बाबा जी का हुक्म है कि तावीज वही औरत डाले जिसे डर लगता है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सुनकर सुरैया बेदिली से तैयार हो गई। फिर दोनों बिस्तर से उतरकर तहखाने की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे फासला कम होता चला जा रहा था, दिलों की धड़कन तेज होती चली जा रही थी। फिर तहखाने से कुछ फासले पर कासिम रुककर सुरैया से बोला, बाबा जी के हुक्म के मुताबिक तावीज डालते वक्त तुम्हारे साथ किसी को नहीं होना चाहिए। अब तुम जल्दी से आगे बढ़कर तावीज तहखाने में डाल दो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे करीब ही खड़ा हूँ। सुरैया ने बड़ी बेचारगी के आलम में कासिम की तरफ देखा और फिर तावीज हाथ में लिए आगे बढ़ गई। कासिम उसे टिकटिकी बांधे देखता रहा। कमरे के करीब पहुंचकर उसने आखिरी मर्तबा पीछे मुड़कर कासिम की तरफ देखा और फिर टूटे हुए दरवाजे से हाथ अंदर डालकर तावीज तहखाने में फेंकने ही वाली थी कि एक करबनाक चीख फिजा में गूंज कर खत्म हो गई। ना जाने वो कौन सी ताकत थी जिसने सुरैया को एक लम्हे के 1000वें हिस्से में तहखाने के अंदर खींच लिया था। कासिम अब सकते की आलम में अपनी जगह पर खड़ा था। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था। जो कुछ उसकी आंखों ने देखा था उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। कमरे का दरवाजा इतना बड़ा हरगिज नहीं था कि सुरैया को यूं तेजी से अंदर खींचा जा सकता। ये सब कुछ निहायत हैरान कुन और दिल को दहला देने वाला था। जाने वो कितनी देर यूं ही गुमसुम वहां खड़ा रहा। फिर उसे मामले की संगीनी का एहसास हुआ तो वो अपने जमीर को मुलामत करने लगा और तेजी से टॉर्च उठाकर तहखाने की तरफ भागा। कासिम की हालत उस वक्त पागलों की सी हो रही थी। उसने कमरे में दाखिल होकर टॉर्च की रोशनी तहखाने में डाली तो बुखलाहट में कई गुना इजाफा हो गया, क्योंकि उस छोटे से तहखाने में सुरैया का कहीं नामो निशान नहीं था और हर तरफ गहरी खामोशी थी। अलबत्ता टॉर्च की तेज रोशनी किसी चमकदार चीज से टकराकर आंखों को खैरा कर देने वाली चमक जरूर पैदा कर रही थी। कासिम ने संभल कर गौर किया तो उसे एक काली सी देग दिखाई दी जिसमें सोना चांदी था। सोने के उस जखीरे को देखकर कासिम के हवास जाते रहे। सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। वो समझ गया था कि उस शैतानी कुव्वत ने अपना वादा पूरा कर दिया है। सोना देखते ही सुरैया का ख्याल भी उसके जहन से महव हो गया। वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ा और देग में से सोने की ईंटें निकाल निकाल कर अपने कमरे में मुंतकिल करने लगा। सुबह होने से पहले ही वो पूरी देग खाली कर चुका था। इतना बड़ा खजाना देख के उसके दिल में सुरैया की मौत का कोई गम नहीं रहा था। कासिम रात भर सोना मुख्तलिफ संदूकों में भरता रहा। वो इस बात पर बहुत खुश था कि सुरैया से जान छूटने के साथ साथ बहुत बड़ा खजाना भी मिल गया है। अब उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और वो मेहरू को भी अपना सकेगा। अब उसे सिर्फ एक फिक्र थी कि कहीं सुरैया की लाश तहखाने से बरामद ना हो जाए।
लेकिन जब सुबह हुई और उसने तहखाने का जायजा लिया तो वहां सवाए फालतू सामान के कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि खाली देख भी गायब थी। ये सोचकर कासिम के दिल को सुकून सा मिल गया था कि शैतानी कुव्वत ने सुरैया को हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया है। अब कासिम ने फैसला किया कि उसे जल्द अज जल्द ये घर छोड़कर किसी दूसरे शहर निकल जाना चाहिए, जहाँ कोई उससे सुरैया के बारे में बास पुरस न कर सके। वैसे भी सुरैया यतीम थी और उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए कासिम को ज्यादा फिक्र भी नहीं थी। लेकिन उसने अपने किसी मामूल में तब्दीली नहीं की थी। वो रोजाना वक्त पर दफ्तर जाता और शाम को घर लौट आता था। चंद रोज बाद उसने अपने दोस्त और दूसरे लोगों को ये कह दिया कि अब वो लाहौर जाकर मुलाजमत करना चाहता है, क्योंकि एक रिश्तेदार ने वहां उसकी मुलाजमत का इंतजाम कर दिया है। साथ ही कासिम ने अपने दफ्तर वालों को 1 माह बाद मुलाजमत छोड़ने का नोटिस भी दे दिया। अगर वो चाहता मुलाजमत फौरी तौर पर भी छोड़ सकता था, मगर वो किसी को शक में नहीं डालना चाहता था। फिर इस दौरान उसे मेहरू को शादी के लिए कायल भी तो करना था। अगले ही दिन वो मेहरू से मिलने उसके घर पहुंच गया। मेहरू ने कासिम को अपनी बूढ़ी माँ से भी मिलवाया। कुछ देर गपशप के बाद उसने असल मतलब की तरफ आते हुए मेहरू से कहा, मेरा इरादा है कि मैं अब लाहौर जाकर तिजारत करूं। क्या वाकई? वो चौंकी और फिर उदास लहजे में बोली, काश हम दोनों एक हो सकते तो आज हमें यूं छुप छुप कर ना मिलना पड़ता। जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ मेहरू। तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि कुदरत ने हमें एक मौका और दिया है कि हम अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकें। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा ख्याल है कि मैं अपनी खुशी के लिए किसी दूसरी औरत की दुनिया उजाड़ दूं? तुम्हें अभी हालात का इल्म नहीं है मेहरू। जिस औरत से तुम हमदर्दी जता रही हो ना, वो मुझे छोड़कर भाग चुकी है। मगर कहाँ? जहाँ वो खुश रह सकती थी। और उसने मुझसे खुला भी ले ली है। क्या मतलब? खुला ले ली है? हाँ हाँ, यही ख्वाहिश थी उसकी। इसीलिए मैं यहाँ से दूर चला जाना चाहता हूँ ताकि लोग मेरा मजाक न उड़ाएं। वो देर तक वहाँ बैठा बातें करता रहा। फिर उसने मेहरू की रजामंदी से उसकी माँ से मेहरू का हाथ भी मांग लिया। बातों बातों में कासिम ने उन्हें ये भी बता दिया कि अब उसके पास सरमाए की कमी नहीं है। उसने अपने गांव वाली जायदाद बेच दी है और लाहौर जाकर कारोबार करना चाहता है। मेहरू की माँ भी उसकी बातें सुनकर काफी मुतमईन होगी। कासिम की जात में उस वक्त कोई ऐसी कमी दिखाई नहीं दे रही थी जिसे बुनियाद बनाकर रिश्ते से इनकार किया जा सकता। लिहाजा अगले ही रोज मेहरू की माँ ने मेहरू को कासिम के साथ ब्याह दिया। शादी से फारिग होते ही कासिम ने लाहौर के लिए सफर बांधा और मेहरू को लेकर नई मंजिल की तरफ रवाना हो गया। लाहौर पहुंचकर उसने सोने चांदी को नकदी में तब्दील करा के मुख्तलिफ बैंकों में महफूज करा दिया और एक शानदार मकान में मुंतकिल होकर अपना कारखाना लगाने की तैयारी करने लगा। अब उसके पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। कुछ अरसे बाद कासिम का शुमार शहर के बड़े सनतकारों में होने लगा। अब वो 1 करोड़पति आदमी बन चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेहरू उसकी शरीके हयात बन चुकी थी। फिर अल्लाह ने उन्हें एक चांद सा बेटा भी अता कर दिया। इन सब आसाइशों में घिरकर कासिम अपनी पहली बीवी सुरैया को बिल्कुल भूल चुका था। फिर एक रोज मेहरू ने उसे बताया कि 2 रोज बाद हमारे बेटे की पहली सालगिरह है और हम ये दिन निहायत शानदार तरीके से मनाएंगे। कासिम को भला इस बात पर क्या इतराज हो सकता था? वो तो पहले ही अपने बेटे पर जान छिड़कता था। उसने फौरन अपने मुलाजमीन को सालगिरह की तैयारी करने का हुक्म दे दिया। बेटे की सालगिरह में सिर्फ 1 दिन बाकी था। उस रोज कासिम और मेहरू दिन भर खरीदारी में मसरूफ रहे। रात को सोने से पहले कासिम ने अपने मुलाजमीन को कल की तकरीब के बारे में चंद खुसूसी हदायत दी और सोने के लिए बिस्तर पर जा लेटा। बहुत थका हुआ था, इसीलिए लेटते ही उसको नींद आ गई। अभी उसे सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक दहशतनाक उसने ख्वाब देखा और बेदार हो गया। आज उसने पहली मर्तबा ख्वाब में सुरैया को देखा था। उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी और उदासी थी। उसने बिस्तर के करीब आकर कासिम से कहा था कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता कि मेरी जिंदगी की भेंट आपको खुशियां फराहम कर सकती है तो मैं बखुशी आप पर कुर्बान हो जाती। लेकिन आपने मुझे आजमाने की कोशिश ही नहीं की और मुझे उस शैतानी कुव्वत की भेंट चढ़ा दिया। याद रखें, मैं तो बेमौत मारी गई, मगर आपको भी इस सौदे से सुकून नहीं मिलेगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? कासिम ने ख्वाब में बुड़बुड़ाते हुए कहा। अगर आप नाराज हो रहे हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको उस शैतानी कुव्वत का एक पैगाम जरूर देना चाहती हूँ। कैसा पैगाम? क्या कहा है उसने? उसने कहला भेजा है कि उसे आपका बेटा बहुत पसंद है। सुरैया ने मायनी खेज लहजे में जवाब दिया और फिर फौरन ही कासिम की आंख खुल गई। करीब ही मेहरू गहरी नींद सो रही थी, जबकि बाई जानिब उसका लाडला बेटा सो रहा था जिसकी सालगिरह कल होने वाली थी। कासिम थोड़ी देर तक उन दोनों को देखता रहा और फिर दोबारा सोने के लिए लेट गया। उसने अपने दिल को तसल्ली दी कि ये सब महज ख्वाब था।
सुरैया अब मर चुकी है, वो मेरी जिंदगी में क्यों आने लगी। अगली सुबह कासिम और मेहरू दोनों ही जल्दी बेदार हो गए। घर में सालगिरह की तैयारियों का हंगामा था। मेहरू भी नाश्ते के बाद जल्दी जल्दी अधूरे काम मुकम्मल करवाने लगी। शाम होते ही मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मेहरू और कासिम मेहमानों को गर्मजोशी से खुशामदीद कह रहे थे। जब तमाम मेहमान तकरीब में पहुंच गए तो हर तरफ कह कहे सुनाई देने लगे। हर शख्स खुश दिखाई दे रहा था। चंद लम्हे बाद बच्चे का हाथ पकड़कर केक कटवाया गया तो सारा हॉल हैप्पी बर्थडे के शोर से गूंज उठा। सब लोग जोशो खरोश से बच्चे की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश कर रहे थे कि अचानक एक अजीब वाकया रोनुमा हुआ। उसी लम्हे बच्चे ने खौफनाक चीख मारी और फिर वो खून की उल्टी करने लगा। इससे कबल कि उसे तिब्बी इमदाद दी जाती, वो आखिरी हिचकी लेकर हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। बच्चे की मौत वाक़े होते ही सारे घर में कोहराम मच गया। मेहरू पर तो दीवानगी तारी हो गई थी। उसने अपने जिगर गोशे को सीने से लगा रखा था और बैन कर रही थी, जबकि कासिम पत्थर के किसी बुत की तरह सब कुछ देख रहा था। अकलौते बेटे की मौत ने मेहरू के जहन पर गहरा असर छोड़ा और वो दीवानों की सी बातें करने लगी। कासिम ने मेहरू को हर बड़े डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन उसकी हालत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। 3 माह तक मेहरू अपने बच्चे की जुदाई के जानलेवा कर्ब में बिस्तर से लगी रही। फिर रफ्ता रफ्ता उसकी जहनी हालत ठीक होने लगी और डॉक्टरों ने कासिम को तसल्ली दी कि अब वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। कई माह बाद मेहरू की हालत संभलना शुरू हुई तो कासिम ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब जिंदगी काफी हद तक मामूल पर आ गई थी। मेहरू ने इस बात को जहनी तौर पर तस्लीम कर लिया था कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। इधर कासिम का कारोबार इस हद तक तरक्की कर चुका था कि वो जिस चीज में हाथ डालता था वो सोना बन जाती थी। एक रोज कासिम किसी दूसरे शहर के दौरे के बाद वापस लौटा तो उसे मेहरू के चेहरे पर फिर से गम की परछाइयां दिखाई थीं। उसने मुस्तरिब होकर मेहरू से परेशानी की वजह पूछी तो वो बोली, कोई खास बात नहीं है। समझ गया, तुम यकीनन इस वजह से उदास हो कि मैं 3 दिन तुमसे दूर रहा हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर आज मुन्ना जिंदा होता तो हम उसकी दूसरी सालगिरह की तैयारियों में मसरूफ होते। उसकी बात सुनकर कासिम भी उदास सा हो गया और फिर उसके करीब बैठकर उसे तसल्ली देने लगा। काफी देर समझा बुझाकर वो उसे घुमाने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। उन्होंने दिन भर खूब तफरीह की और फिर रात का खाना होटल से खाकर वापस घर लौट गए। वापसी पर मेहरू का गम काफी हद तक हल्का हो चुका था। घर पहुंचकर उन्होंने लिबास तब्दील किया और सोने के लिए बिस्तर में घुस गए। कासिम सफर से वापसी के बाइस आज बहुत थका हुआ था, इसीलिए बिस्तर पर गिरते ही उसे नींद आ गई। लेकिन अभी बमुश्किल 1 घंटा गुजरा था कि मेहरू के जगाने पर कासिम ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मगर मेहरू के चेहरे पर उस वक्त वैसी ही कैफियत थी जैसी कासिम सुबह देख चुका था। उसकी आंखों में फिर से वीरानी थी और वो यूं टिकटिकी बांधे कासिम को देख रही थी जैसे कोई अहम बात कहना चाहती हो। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मौत और जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हमारा इस पर कोई इख्तियार नहीं। जो कुछ हुआ है उसे अल्लाह की मसलहत समझकर कबूल कर लो। मेहरू कासिम के किसी भी बात का जवाब देने की बजाय उसके चेहरे पर नजरें जमाए बैठी थी। अब उसकी दराज पलकों के गोशे आहिस्ता आहिस्ता भीगने लगे थे। कुछ देर बाद वो भराई हुई आवाज में बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप प्लीज मुझे भूलेंगे तो नहीं ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमको क्यों कुछ होने लगा? कहीं तुमने कोई ड्रामा ख्वाब तो नहीं देखा? हाँ, मैंने आज ख्वाब में अपने मुन्ने को देखा है। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से इशारा करके मुझे अपनी जानी बुला रहा था। उसे मेरी जरूरत है शायद। वहम है तुम्हारा। ये हमारे बेटे की यादें हैं जो हमें हर पल तड़पाती रहती हैं। मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ, कासिम ने उठते हुए कहा और फिर डॉक्टर को फोन करने लगा। उसे मेहरू की हालत देखकर तशवीश होने लगी थी। डॉक्टर को बुलाने के बाद वो एक मर्तबा फिर मेहरू का ध्यान हटाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा। डॉक्टर ने पहुंचने में ज्यादा देर न लगाई। उसने मेहरू का मुआयना किया और फिर कासिम से कहने लगा, मामूली किस्म की घबराहट है, मैं इन्हें नींद का इंजेक्शन लगा देता हूँ, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। ये कहकर डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन निकाला और सिरिंज में भरने लगा। मेहरू की हालत देखकर कासिम के दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। वो बेड पर लेटी तेज तेज सांस ले रही थी, मगर जैसे ही डॉक्टर सिरिंज तैयार करके मेहरू के बाजू पर झुका, वो चीख मारकर उठ बैठी और हज़ियानी अंदाज में चिल्लाते हुए बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरा बेटा बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। देखो सामने वो मुझे इशारे कर रहा है। ये कहकर वो एकदम खामोश हो गई और फिर गुस्से से दोबारा बोली, मेरे बेटे को सुरैया ने क्यों उठा रखा है? इस डाइन को जुर्रत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो।
महरू तड़प कर बेड से नीचे उतर आई और दीवाना वार दरवाजे की तरफ भागती हुई अपने कमरे से बाहर निकल गई। कासिम, जो कि सुरैया का नाम सुनते ही सटपटा सा गया था, खुद को संभालते हुए उसके पीछे भागा, लेकिन बैरूनी राहदारी में कदम रखते ही उसे अपनी जान जिस्म से निकलती हुई महसूस हुई। उसका सारा जिस्म मारे खौफ के थर थर कांप रहा था, क्योंकि सामने फर्श पर महरू की लाश पड़ी थी और उसके मुंह से खून उबल रहा था। ये क्या हो गया? डॉक्टर तेजी से आगे बढ़कर महरू का मुआयना करने लगा, मगर उसकी रूह तो जिस्म का पिंजरा तोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी। इस सहाने के बाद कासिम की हालत जिंदा लाश किसी होकर रह गई थी। ना तो वो असल मामला किसी को बता सकता था और ना ही अपने गम को छुपाना उसके बस की बात थी। तीसरी रात सुरैया दोबारा उसके ख्वाब में आई तो उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मुन्ना और महरू भी उसके हमरा थे। महरू की जुबान पर मुसलसल यही शिकवा था कि कासिम ने खजाना मिलने की असल हकीकत छुपाकर उस पर और अपने बेटे पर बहुत जुल्म किया है। उस मौके पर सुरैया ने कासिम से कहा, आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में आपकी लालच ने बुनियादी किरदार अदा किया है। अब सारी जिंदगी आपके पास कभी दौलत की कमी नहीं हो पाएगी, लेकिन जब भी आप जिंदगी में कोई नया रिश्ता या ताल्लुक बनाने की कोशिश करेंगे तो वो शैतानी कुव्वत आपसे नई भेंट जरूर तलब करेगी और साथ ही आपकी मालो दौलत में और इजाफा करेगी। उसी लम्हे सुरैया, महरू और मुन्ने का वजूद हवा में तहलील हो गया और कासिम गहरी नींद से जागने के बाद खाली खाली नजरों से छत को घूरने लगा और अपने किए पर पशेमान होकर दीवारों से टकरे मारने लगा कि अब मैं इस मालो दौलत का क्या करूंगा जब मेरे पास मेरा कोई अपना ही मौजूद नहीं।